Green World Publications. नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं तस्लीमा मंसूरी। हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं बच्चों। हमारा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इसमें आप जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस क्या था, कैसे हो रहा है, जीन में छेड़छाड़ कैसे किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमने देख रखी हुई हैं एंड रिवाइज भी कर रखा हुआ है हमने ऑलरेडी उस चीज़ को। आज क्या देखेंगे बच्चों, कल की क्लास मैंने कहाँ पे ख़त्म किया हुआ था। कल की क्लास हमारी ख़त्म हुई थी, हमने एक ओवरव्यू ले लिया हुआ था कि किस तरह से हम किसी अपने डीएनए के सेगमेंट से कुछ पार्ट डीएनए का कट करते हैं और फिर किस तरह से उसको एनलार्ज करेंगे, उसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे। बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है, एकदम माइन्यूट सा सूक्ष्मदर्शी में देखा जा सकता है इसको। इसीलिए हमें इसकी ढेर सारी कॉपी बनानी पड़ती है, ढेर सारा बनाना पड़ता है ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। अदरवाइज दोबारा वही प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस होता है। इसको हम कैसे करते हैं आज की क्लास में यही हम देखेंगे, ठीक है। जिसमें आपका क्या आता है, जिसमें आप करेंगे क्या, डीएनए को आपने कट कर लिया। सबसे पहले डीएनए को कट करना, आइसोलेट करना, अलग करना उसको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे बच्चों, एगारोस जेल पर रखेंगे। देन उसके बाद पीसीआर करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको वेक्टर डीएनए से जोड़ेंगे। तो वेक्टर को जोड़ने के लिए वेक्टर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे वेक्टर को खोजेंगे, ये सारा काम आज हम करेंगे, ठीक है। तो डीएनए के जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इसका मैकेनिज्म क्या है, करते कैसे हैं, हमने वैसे भी देख लिया हुआ है। आज स्टेप देख लो। सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला हम क्या काम करते हैं, अपने डिजायर्ड डीएनए, जो हमारा वांछित डीएनए होता है, यानी जिस डीएनए के सेगमेंट की ज़रूरत हमको है, क्योंकि वही डीएनए क्या बनाएगा बच्चों, प्रोटीन बनाने के लिए क्या करेगा, अपना काम करेगा, ठीक है ना। उसी के हमको ज़रूरत है, तो उसी डिजायर्ड डीएनए को हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अलग करेंगे उसको, ठीक है ना, अलग करेंगे। सो आइसोलेशन एंड सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, ठीक है। अलग कैसे करोगे आप, किसी भी सेल से हमने क्या किया, हमको चाहिए हमारा डीएनए, तो उस सेल से हम क्या करेंगे, अपना डीएनए निकालेंगे। तो मान लीजिए कि ये किसी जीवाणु सेल से आपको निकालना है, जीवाणु कोशिका से आपको इस डीएनए को निकालना है। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है, सेल वॉल जो होता है, वो किसका बना हुआ होता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है, ठीक है। तो उसको काटने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, लाइसोजाइम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर इस डीएनए को हम कवक से निकाल रहे हैं तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, काइटिनेज का इस्तेमाल करेंगे। ये एंजाइम्स होते हैं आपके, जो कि क्या करेंगे, सेल वॉल को तोड़ेंगे, ठीक है ना। गेट है ना, आपका जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। इसके चारों तरफ कई सारे गेट्स हैं, इनको खत्म करना है हमको, तभी तो जा करके हम किसकी तरफ पहुंचेंगे, अपने डीएनए के पास पहुंचेंगे, ठीक है। तो जीवाणु में है तो लाइसोजाइम का इस्तेमाल करोगे, कवक में है काइटिनेज का इस्तेमाल करोगे, अगर प्लांट सेल में है, पौधे में है, तो सेलुलेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सेलुलेज का इस्तेमाल करेंगे। प्रोटीन को खत्म करना है, सिर्फ और सिर्फ डीएनए की ज़रूरत है ना प्रोटीन की ज़रूरत है, ना आरएनए की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो प्रोटीएज का इस्तेमाल करेंगे। लिपिड्स को खत्म करना है, फैट्स को खत्म करना है, लाइपेज का इस्तेमाल करेंगे। और क्या है बच्चों आपका, आरएनएज को खत्म करना है, मतलब आरएनए को खत्म करना है तो आरएनएज का इस्तेमाल आप करोगे, ठीक है। ये आपके क्या है, न्यूक्लियर वॉल है, इसको खत्म करना है, न्यूक्लियस का इस्तेमाल करेंगे आप, ठीक है ना। तो अब लास्टली क्या पहुंचोगे, डीएनए तक आप पहुंच जाओगे। डीएनए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डीएनए एंजाइम का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको डीएनए को खत्म नहीं करना है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग एंड सिलेक्टिंग द डिजायर्ड डीएनए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना वेक्टर खोजेंगे। भाई हमारा कोई ना कोई परफेक्ट वेक्टर भी तो होना चाहिए, जो हमारे फॉरेन डीएनए के साथ क्या हो सके, जुड़ सके, ठीक है। और उस वेक्टर को क्या कर सके, हम होस्ट सेल में इंसर्ट करा सकें, ठीक है। देन उसके बाद में क्या होता है, इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए इनटू वेक्टर डीएनए, ये काम करना है हमको। एंड फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वेक्टर डीएनए से जोड़ दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया हुआ है, कल बना करके हमने देखा भी था, ठीक है। देन ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल,
ठीक है, ये काम करते हैं। अब जो मेन काम होता है हमारा, जो हम करते हैं, आइसोलेशन एंड आपका सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए में ही 2-3 काम होता है, यहीं पर 2-3 काम इंपॉर्टेंट होता है, बाकी काम जो होता है वो फटाफट से हो जाता है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या हो जाता है, वांछित का मतलब जो आपका फेवरेट डीएनए का सेगमेंट है वो वाला, वांछित डीएनए को अलग करना, अलग करना, अलग एवं इसका चुनाव करना। ठीक है, ये हो गया। ये क्या है बच्चों, आइसोलेशन एंड सिलेक्शन, अरे यार हैंडराइटिंग आज कुछ ज़्यादा ही गंदी है, सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जिस भी जीव से हम अपने डीएनए को निकाल रहे हैं, उनको एंजाइम की सहायता से जो अनवांटेड चीजें हैं उनको खत्म करते जाएंगे एंड क्या काम करेंगे, अपना डीएनए हम क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। ठीक है ना, उसको हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद में इसको सेपरेट कैसे करना है, सेपरेट हमको करना है, इसमें हम क्या डालेंगे, चिल्ड एथेनॉल डालेंगे बच्चों। क्या करेंगे, इसमें चिल्ड एथेनॉल डालेंगे। चिल्ड एथेनॉल से ये क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, घोलते जाएंगे चिल्ड एथेनॉल में, इसको प्रेसिपिटेट कर लेंगे तो ये इस तरह से अलग हो जाएगा। ठीक है, अलग हो जाएगा। देन स्पून की हेल्प से, ये देखिए ना, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, स्पून मतलब ऐसे लिटरल मीनिंग नहीं है इसका, मैं बस समझने के लिए बता रही हूँ। स्पून की हेल्प से इस डीएनए को हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, अलग कर लेते हैं, हमने डीएनए को अलग कर लिया। यही चिल्ड एथेनॉल में सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में, इसको घोलने के बाद में आपका डीएनए क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसको हमने क्या कर लिया, स्पून की हेल्प से अलग कर लिया। स्पून की हेल्प से अलग करने के ही प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पूलिंग कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है इसको, स्पूलिंग कहा जाता है। डायग्राम देखिए, डीएनए दैट सेपरेट्स आउट एंड रिमूव्ड बाय स्पूलिंग। ठीक है ना, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेपरेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए को आपने क्या कर लिया, अलग कर लिया हुआ है। ठीक है, लिखते जाइएगा साथ साथ में डायग्राम या स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ये कर लिया हमने। अब ये जो आप डीएनए देख रहे हो, ये जो डीएनए आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या पता चल रहा है कि मेरा डिजायर्ड सेगमेंट कौन सा है। अभी ये अनडाइजेस्टेड है, अभी ये क्या है, अनडाइजेस्टेड। अनडाइजेस्टेड का मतलब ऐसे समझ लो, अपचित है, अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है ये। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ डीएनए मिला हुआ है। ठीक है ना, तो ये अनडाइजेस्टेड है, यानी कि इसको अभी हमने क्या किया हुआ है, छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ा नहीं है इसको अभी। ठीक है बच्चों, छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ा नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में अपने तोड़ेंगे। तोड़ेंगे किसकी हेल्प से, इसको तोड़ोगे कैसे, काटोगे कैसे, कटिंग करना है ना, इसके छोटे छोटे सेगमेंट्स में इसको क्या करना है, अलग करना है अब इस डीएनए को। ठीक है, लंबा सा चेन है, हमको नहीं पता है हमारा डिजायर्ड डीएनए कौन सा है, तो इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। कट किसकी हेल्प से करोगे, अब आप लोगों को पता होगा, यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से इसको क्या करोगे, कट करोगे, छोटे छोटे पीसेस में इसको आप क्या करेंगे, कट कर लेंगे। ठीक है, कट कर लिया, दो काम हो गया। सबसे पहला क्या, अपने डीएनए को आपने सेल से क्या कर लिया, अलग कर लिया। अलग करने के बाद में क्या किया, इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से क्या कर लिया, कट कर लिया। ठीक है, कट करने के बाद भी अरे इतना छोटा है, इतना माइक्रोस्कोपिक है, तो कैसे पता चलेगा कि क्या करोगे इसको। ठीक है, तो हमें पता नहीं चल रहा है। हम क्या करेंगे, अपने इन्हीं अनडाइजेस्टेड एंड कुछ पार्ट ऑफ डाइजेस्टेड डीएनए को एक मशीन में रखेंगे।
किस में रखेंगे? मशीन में। सबसे पहले यहाँ समझ लो, एक मशीन में रखेंगे। उस मशीन में रखने के बाद में क्या होगा? दरअसल ये मशीन जिस चीज़ की बनी हुई होती है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोफोरेसिस कराना होता है। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? इसमें हम कुछ विशेष प्रकार के जेल का इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड फॉर्म में क्या होता है? जेल का इस्तेमाल करके एक लिक्विड फॉर्म बनाते हैं हम, लिक्विड मीडियम बनाते हैं बेसिकली। द्रव माध्यम में ये क्या होगा बच्चों? जब द्रव माध्यम में हम डीएनए को रखते हैं, इस पर हम क्या करेंगे? अपना डीएनए रखेंगे। विभिन्न प्रकार के जो आपके कट डीएनएज हैं ना, बड़े बड़े टुकड़े में, कुछ छोटे बड़े हैं, मतलब विभिन्न साइज के हैं, ये अलग अलग साइजेस के हैं, ठीक है। तो इन डीएनए को जब हम इसी लिक्विड माध्यम में, इस द्रव वाले माध्यम में रखेंगे तो डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड है। इस पे कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है डीएनए पर, ठीक है। फॉस्फेट मूलक की वजह से इस पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो ये क्या काम करेगा? इस पर इस तरह से, ये इस तरह की प्लेट बनी होती है, इस पर कुछ ऐसे खांचे बने हुए होते हैं जिनको वेल्स कहते हैं। तो ये क्या होगा? इसी पर हमारा जो डीएनए है जेल की मदद से ये छन्नी के जैसा काम करता है। तो हमारे डीएनए कुछ इस तरह से क्या होंगे? वो इस तरह से घूमेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी जब करंट पास कराया जाता है तो ये इस तरह से क्या होता है? ट्रैवल कर जाता है। इधर आपका क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, इधर ऋणात्मक आवेश होता है, कैथोड इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड इलेक्ट्रोड होता है, इधर पॉजिटिव यानी कि धनात्मक आवेश होता है, इधर एनोड इलेक्ट्रोड होता है। कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? एनोड इलेक्ट्रोड होता है। तो क्योंकि आपका डीएनए जो है वो ऋणात्मक आवेश वाला है तो वो इस एनोड की तरफ आता है। लोडिंग हम डीएनए की कहाँ करते हैं? लोडिंग हम डीएनए की कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ करते हैं। डीएनए को हम लोड कहाँ करते हैं बच्चों? कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ करते हैं। इस तरह से नंबरिंग कर देते हैं। अब हमने क्या करा? इसको हम जब इस खांचे में डालते हैं, वेल्स बोलते हैं इनको हमने इन वेल्स में डाल दिया तो आपका डीएनए यहाँ पर क्या है? ये आपका एगारोस जेल का पूरा लिक्विड मीडियम होता है, ठीक है। तो ये आपके जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं ये ट्रैवल कर करके क्या होते हैं? एनोड की तरफ आते हैं। किसकी तरफ आते हैं? एनोड की तरफ आते हैं। पता कैसे चलेगा कि कौन सा वाले डीएनए को हमें सिलेक्ट करना है? तो जो सबसे छोटा डीएनए का फ्रैगमेंट होता है वो काफ़ी दूर तक चला आएगा। ये देखिए, ये वाला जो सबसे छोटा डीएनए का फ्रैगमेंट है ये यहाँ तक चला आया हुआ है, और जो बड़ा वाला डीएनए का फ्रैगमेंट होता है वो मतलब कैथोड इलेक्ट्रोड के आसपास ही रहता है, यानी वो ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर पाता है, ठीक है। जो सबसे छोटा डीएनए का फ्रैगमेंट रहता है वो काफ़ी दूर तक चला जाता है। तो इसी के आधार पर इस डीएनए के फ्रैगमेंट को क्या कर लिया जाएगा? कट कर लिया जाता है। पता कैसे चलेगा भाई? माइक्रोस्कोप थोड़ी ना रखा हुआ है और बाकी चीज़ें थोड़ी रखी हुई, मतलब माइक्रोस्कोप से भी हम इसमें अभी इतनी आसानी से देख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है? हम अब कैसे देखेंगे कि कौन सा फ्रैगमेंट कहाँ पर मूव हुआ है? तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम क्या कलर देंगे? एक कंपाउंड में डालते हैं, कलर देते हैं इथिडियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल करके। इथिडियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल करके हम इसको क्या करते हैं बच्चों? लेट्स से कि आप इसको धुलते हो ऐसे, इस पर ये इथिडियम ब्रोमाइड डालते हो तो ये क्या करता है? ये ऑरेंज कलर देता है। कौन सा कलर देता है? ऑरेंज कलर देता है। अब इस ऑरेंज कलर का पता कैसे चलेगा? ये ऑरेंज कलर है, ये ऑरेंज कलर का पता हमको तब चलता है जब हम इसको यूवी रेज में देखते हैं। कौन से रेज में देखेंगे बच्चों? यूवी अल्ट्रावायलेट रेज में जब आप इसको देखोगे, यूवी रेज में जब आप इसको देखोगे तो ये ऑरेंज कलर के बैंड्स इसके दिखाई देंगे, ऑरेंज कलर की पट्टी के रूप में ये दिखाई देगा। तो सबसे छोटे वाले फ्रैगमेंट को क्या किया जाता है? कट कर लिया जाता है, या डिजायर्ड फ्रैगमेंट को क्या कर लिया जाएगा? कट कर लिया जाएगा। डिजायर्ड फ्रैगमेंट को क्या कर लिया जाएगा? कट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब इस डिजायर्ड फ्रैगमेंट को यहाँ पे जेल के साथ ही कट कर लिया जाता है, देन उसको सेपरेट कर लिया जाता है फ्रॉम द जेल। ये आपका कौन सा मेथड होता है बच्चों? इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। जिस जेल के साथ में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो उस जेल का नाम लेकर के हम यहाँ पर जिस जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है आपका एगारोज।
कौन सा जल है बच्चों? एगारोस जल है। इसीलिए इस प्रक्रिया को एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हेल्प क्यों कर रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस में? क्योंकि ये आपके नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं, ये आपके रेड एल्गी से प्राप्त होते हैं, लाल शैवाल से ये आपके प्राप्त होते हैं। समुद्र में मिलने वाला लाल शैवाल जो होता है उससे इस जेल को प्राप्त किया जाता है, पाउडर फॉर्म में इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये नेचुरल पॉलीमर होता है बच्चों। ठीक है, और ये आपके टिश्यू पेपर से भी ज़्यादा, मतलब जो टिश्यू पेपर होता है बिल्कुल पतला सा, इसमें उससे भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, इसमें उससे भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हेल्प करता है डीएनएज, आरएनएज एंड प्रोटीन्स को सेपरेट आउट करने में। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर जो हम जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज एगारोस जेल, एंड इसी वजह से इसका नाम क्या है? एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम है। तो अभी क्या कर लिया? पहला स्टेप क्या कर लिया? स्पूलिंग कर लिया हमने। क्या कर लिया? ये जो आपको येलो येलो सा दिखाई दे रहा है, दिस इज क्या है बच्चों? स्पूलिंग है। उसके बाद हमने क्या करा? एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से हमने क्या कर लिया? जो हमारे कट हुए फ्रैगमेंट्स थे उनको सेपरेट कर लिया हुआ है। सेपरेट कैसे किया? किसकी मदद से? सबसे पहले हमारे पास जो मशीन है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन है, उसमें एगारोस जेल हमने डाला और इसमें वेल्स लगे हुए होते हैं, इस पर हम क्या डालते हैं? अपने डीएनए के फ्रैगमेंट्स डालते हैं। ये क्या होता है? जो बड़े फ्रैगमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, जो छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं वो काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर पाते हैं, और किसकी तरफ मूव करते हैं? एनोड इलेक्ट्रोड की तरफ ये क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, फिर इनको कलरिंग कैसे की जाती है? इनकी स्टेनिंग कैसे की जाती है? इथिडियम ब्रोमाइड की हेल्प से इनकी स्टेनिंग की जाती है। ठीक है ना, ETBR की हेल्प से, इथिडियम ब्रोमाइड की हेल्प से क्या किया जाएगा? इनको कलर किया जाएगा। और इस कलर को पहचाना कैसे जाता है? जब UV रेज में, अल्ट्रा वायलेट रेज में इसको रखते हैं तब इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और कौन सा कलर देता है? ऑरेंज कलर देता है। कौन सा कलर देता है बच्चों? ऑरेंज कलर देता है। ठीक है, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ में आ गया है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए समझ में आ गया बच्चों? पहला स्टेप है। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब इसके बाद में ये जो छोटा सा डीएनए का फ्रैगमेंट मिला हुआ है, जो छोटा सा डीएनए का फ्रैगमेंट मिला हुआ है, एक फ्रैगमेंट मिला हुआ है, क्या इससे काम चल जाएगा? इससे ये जो आपका छोटा सा डीएनए का फ्रैगमेंट मिला हुआ है, क्या इससे काम चल जाएगा? इससे काम नहीं चलेगा भाई, हमको ढेर सारा चाहिए, क्योंकि काम करते हुए वेक्टर में इसको जोड़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन कराना है, फिर उससे ढेर सारा हमें अपना जो लेट्स से कि टारगेट वस्तु है वो बनानी है। तो उसके लिए हमको एक फ्रैगमेंट से थोड़ी ना गायब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, क्या कहते हैं उसको, कि गंदा हो गया, इम्प्योर हो गया, तो इसीलिए इसके ढेर सारे फ्रैगमेंट बनाने हैं, ढेर सारा डीएनए का फ्रैगमेंट बनाना है। कैसे बनाओगे? रेप्लिकेशन करा करके। क्या करा करके? रेप्लिकेशन करा करके। अब ये रेप्लिकेशन हम खुद कराएंगे, मतलब हम कराएंगे, तो ये इसका रेप्लिकेशन क्या होता है? एक मशीन की हेल्प से होता है। ये है आपका, यहाँ पर थोड़ा सा अब रुकती हूँ और पढ़ के आपको बता देती हूँ। ठीक है ना, ये है आपका एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डायग्राम दिखाया गया है। ये क्या है आपके बच्चों? ये हैं आपके वेल्स जो खांचे बने हुए होते हैं। ठीक है, इन पर नंबरिंग कर दी जाती है, अलग अलग फ्रैगमेंट के हिसाब से इन पर क्या कर दिया जाता है? नंबरिंग कर दिया जाता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि किस तरह से वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये डिजायर्ड सेगमेंट है। ठीक है ना, जो लार्जेस्ट वाला होता है वो नजदीक ही रह जाता है, जो आपका छोटा वाला डीएनए फ्रैगमेंट होता है वो एनोड की तरफ क्या होता है? मूव कर जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ डीएनए की लोडिंग की जाती है और ये मूव किस तरफ करते हैं? एनोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जेल कौन सा इस्तेमाल होता है यहाँ पर? एगारोस जेल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, एक और स्पेशल टाइप का जेल इस्तेमाल होता है, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकता है। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिए कि कैसे ये हेल्प करता है। तो एगारोस पॉलीसैकेराइड का मिश्रण होता है जिसे समुद्री घास द्वारा तैयार करते हैं। यह एक प्राकृतिक बहुलक होता है। एगारोस एगार से प्राप्त अति शुद्ध तथा आवेश रहित चार्जलेस पॉलीसैकेराइड होता है। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 3,6 एनहाइड्रो 1 गैलेक्टोज
नामक डाइसैकेराइड के पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। ये हाइड्रोकोलाइट्स एवं फ्रेजाइल होते हैं। इनमें कमजोर हाइड्रोजन तथा हाइड्रोफोबिक आबंध पाए जाते हैं। एगारोस जेल को दीर्घाणुओं को अलग करने में प्रयोग किया जाता है। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेपरेट आउट करने में इस्तेमाल किया जाता है। ये छलनी के समान कार्य करता है। इसमें फिल्टर पेपर की अपेक्षा छोटे छिद्र पाए जाते हैं और डीएनए खंड एगारोस जेल पर अपने आकार एवं लंबाई के अनुसार अलग होते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं कैसे अलग होते हैं? सो डीएनए खंड एगारोस जेल पर आकार और लंबाई के अनुसार अलग होते हैं। हम आइडेंटिफाई करते हैं। लार्जेस्ट वाला जो डीएनए का फ्रैगमेंट है वो नज़दीक ही रह जाता है एंड स्मॉलेस्ट वाला जो होता है वो काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर जाता है। डीएनए खंड एगारोस जेल पर अपने आकार या लंबाई के अनुसार अलग पाए जाते हैं। डीएनए खंड जितने छोटे होते हैं उतनी अधिक दूर पर एगारोस जेल पर प्रस्थान कर जाते हैं। ठीक है, स्टेनिंग की जाती है। फिर उसके बाद में एगारोस जेल वैद्युकर संचलन से अलग हुए डीएनए खंडों को एगारोस जेल पर क्या किया जाता है? कलरफुल बैंड्स इसके प्राप्त होते हैं, जिनको देख सकते हैं। डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड में क्या किया जाएगा? अभिरंजित किया जाएगा, कलर दिया जाएगा एंड पराबैंगनी विकिरण माध्यम में रखते हैं। सो इथिडियम ब्रोमाइड द्वारा अभिरंजित एगारोस जेल को जब पराबैंगनी प्रकाश में देखा जाता है तो डीएनए के चमकीले नारंगी रंग, ऑरेंज कलर की पट्टियां दिखाई देती हैं। देन उसको क्या कर लिया जाएगा? कट कर लिया जाएगा और कट करने की प्रक्रिया को इल्यूशन कहा जाता है बच्चों। ठीक है, नोट कर लीजिएगा कि कट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इल्यूशन कहा जाता है। ठीक है ना, छालन। एगारोस जेल पर लगी इन डीएनए पट्टियों को जेल सहित काटकर पृथक कर लिया जाता है। डीएनए को इनसे पृथक कर लेते हैं और इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इल्यूशन कहा जाता है। इस प्रकार शुद्ध डीएनए अणुओं को वेक्टर डीएनए के साथ में नाउ रिकॉम्बिनेशन कराया जाता है। बट बिफोर दिस हम एक और टेक्निक करते हैं, पीसीआर करते हैं। पीसीआर इसलिए किया जाता है ताकि ढेर सारा अपने डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम प्राप्त कर सकें कुछ ही समय में। ठीक है बच्चों, तो अब हम करते हैं क्या? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है एक मशीन की हेल्प से किया जाता है जो थर्मोस्टैट के बेसिस पर काम करता है, प्रिंसिपल पर काम करता है। बेसिकली टेम्परेचर को बढ़ा करके, टेम्परेचर को घटा करके हम क्या करते हैं? अपने डीएनए को क्या करते हैं? डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड फ्रैगमेंट को एक बार तोड़ते हैं, इसका हम क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। देन उसी डीएनए फ्रैगमेंट्स पर प्राइमर लगा करके इनके सेगमेंट्स को हम क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं एंड पॉलीमरेज की हेल्प से इसके चेन को क्या कर लेते हैं? इलोंगेट कर लेते हैं। 3 स्टेप होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? डीएनए फ्रैगमेंट्स को अलग कर लेते हैं। इसको कहा जाता है डीनेचुरेशन कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? डीनेचुरेशन कहा जाता है। उसके बाद प्राइमर लगा करके क्या करेंगे? उसके बाद हम यहाँ क्या लगाएंगे? प्राइमर लगाएंगे। ठीक है ना, प्राइमर लगाएंगे। इसको कहा जाता है अनीलिंग कहा जाता है। हिंदी में प्लीज आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या होता है। अनीलिंग कहा जाता है, शायद इसमें मैंने रखा भी होगा। एंड लास्ट में क्या करते हैं हम? लास्ट में हम लगाएंगे क्या? अपना पॉलीमरेज लगाएंगे। ये पॉलीमरेज क्या करेगा? इस चेन को इलोंगेट करेगा। सो दिस इज इलोंगेशन कहा जाता है बच्चों। 3 चरणों में ये पूरा होता है। डीनेचुरेशन, फिर अनीलिंग, फिर क्या किया जाता है? इलोंगेशन किया जाता है। सबसे पहले इस व्यवस्था को किसने खोजा था? कैरी मुलिस नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा हुआ था, जिसके लिए इनको 1993 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक है, अच्छा अब ये मैंने जैसा कहा कि थर्मोस्टैट प्रिंसिपल पर काम करता है। टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं हम। ठीक है, और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि डीएनए की एक प्रकृति होती है। डीएनए की एक प्रकृति क्या है बच्चों? हाई टेम्परेचर पर हमारा डीएनए फ्रैगमेंट क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर हाई हुआ ये डीएनए फ्रैगमेंट दोनों क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? विकृतीकरण कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? विकृतीकरण, डीनेचुरेशन। क्या कहा जाता है बच्चों? विकृतीकरण, डीनेचुरेशन कहा जाता है। और जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन में आता है ये वापस क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो इसको क्या कहा जाता है? रीनेचुरेशन कहा जाता है।
यानी कि ये वापस अपनी पुरानी कंडीशन में क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। रीनेचुरेशन इसको कहा जाता है। तो इसी सिद्धांत को देखा उन्होंने एंड उन्होंने एक मशीन तैयार करी जिस पर आप कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में बिलियंस ऑफ कॉपी डीएनए की बना सकते हैं, जैसा रेप्लिकेशन में होता है ना। एक डीएनए फ्रैगमेंट से कितना बन जाएगा, एक ये बन गया, एक ये बन गया, 2 डीएनए फ्रैगमेंट बन गया। ठीक है, इसी तरीके से 2 डीएनए फ्रैगमेंट से 4 डीएनए फ्रैगमेंट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी को मशीन का इस्तेमाल करते हुए क्या कराया गया, आपका क्या कहते हैं उसको, पीसीआर कराया गया। तो अब पीसीआर में क्या हो रहा है यही समझ लो पहले, फिर उसके बाद बढ़ते हैं। आई गेस 1 सेकेंड। हाँ आइए। तो पीसीआर में किया क्या जा रहा है उसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा, फिर हम पीसीआर को क्या कहते हैं बच्चों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अभिक्रिया कह सकते हैं आप, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कोरोना में आपने सुना होगा आरटीपीसीआर कराने के लिए, है ना, कोरोना की टेस्टिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, करेंगे क्या हम इसको, आधे से ज़्यादा चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इस मशीन पर, इस मशीन का टेम्परेचर रखा जाता है 98 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले इस मशीन का टेम्परेचर कितना रखा जाता है बच्चों, 98 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। और इसमें क्या डाला जाता है, प्राइमर के साथ में डीएनए को डाल दिया जाता है। वो जो आपने डीएनए कट किया हुआ था उस फ्रैगमेंट को प्राइमर के साथ में डाल दिया जाता है और इसका टेम्परेचर में रख दिया जाता है कितना, 98 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाता है, ये डीएनए फ्रैगमेंट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, सेपरेट हो जाएंगे। देन उसके बाद क्या किया जाता है, इसका टेम्परेचर रखा जाता है 55 to 65 डिग्री सेल्सियस तक रख दिया जाता है। हमने क्या करा, पहले टेम्परेचर को बढ़ा दिया, अब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को घटा दे रहे हैं। ठीक है, घटाएंगे तो ये जो फ्रैगमेंटेड सेपरेटेड डीएनए सेगमेंट है ये वापस क्या हो जाएगा, जुड़ने लगेगा। लेकिन ये हमको इनको नहीं जोड़ना है, ये जो हमने प्राइमर लगाया हुआ था, यहाँ पर ये जो प्राइमर लगा हुआ है ये हेल्प करेगा पॉलीमरेज को आइडेंटिफाई करने में कि तुमको अब आगे से डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट यहीं पर जोड़ना है। ठीक है, तो ये हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में हम वापस से टेम्परेचर को क्या कर देते हैं बच्चों, बढ़ा देते हैं। वापस से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका, और एक और यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ पर हमने टेम्परेचर को कितना रख दिया, 72 डिग्री सेल्सियस रख दिया। कितना रख दिया हुआ है, 72 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर रख दिया। वापस हमने क्या करा, टेम्परेचर को बढ़ा दिया हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, 72 डिग्री सेल्सियस तक रखा हुआ है। अब यहाँ पर एक और पॉलीमरेज का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका नेचुरल डीएनए पॉलीमरेज नहीं होता है बच्चों, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पर नेचुरल पॉलीमरेज इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पर हम एक जीवाणु है, एक जीवाणु देखा गया। ये सब आपके ये जो प्राइमर है, ये प्राइमर जो है ये भी बाजार से खरीदा जाता है। ठीक है ना, ये मार्केट से खरीदा जाता है, नेचुरल नहीं होता है। ठीक है, और जो आपका पॉलीमरेज है यह भी एक जीवाणु से प्राप्त होता है। ये झरनों में, गर्म झरनों में पाया जाने वाला जीवाणु होता है। इसी वजह से इस जीवाणु का नाम है आपका थर्मस एक्वाटिकस, नाम है इस जीवाणु का। इस जीवाणु का नाम क्या है बच्चों, थर्मस एक्वाटिकस नाम है इस जीवाणु का। तो इसमें से क्या लिया जाता है, एक पॉलीमरेज एंजाइम लिया जाता है। इसी वजह से इसका नाम क्या है, टैग पॉलीमरेज नाम है। इस जीवाणु से प्राप्त होने वाले पॉलीमरेज एंजाइम को टैग पॉलीमरेज कहा गया, क्योंकि ये जो है ये गर्म झरने में पाया जाता है। तो ये क्या है, थर्मोस्टेबल है, ये टेम्परेचर के में भी क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये उस पर काम करेगा, बेसिकली एक्टिव रहता है, आप कह सकते हैं। तो इसी टैग पॉलीमरेज का इस्तेमाल हम करते हैं
क्या करने के लिए, चेन को अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सेगमेंट्स को ऐड करने के लिए। तो ये कौन है आपका, टैक पॉलीमरेज होता है बच्चों। ठीक है, इसके साथ में क्या डालते हो, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स आप क्या करते हो, डालते हो, ऐड कराते हो, एंड इस तरह से आपके क्या हो जाते हैं, एक डीएनए से 2 डीएनए के सेगमेंट्स आपको क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इस तरह से आपको क्या मिलेगा, एक डीएनए से 2 डीएनए का सेगमेंट आपको मिल जाता है। तो ये काम होता है किसका, पीसीआर का। एक साइकिल आपने, यानी कि एक बार आपने टेम्परेचर को क्या किया, 98 डिग्री सेल्सियस रखा, ये अलग हो गया, डीनेचुरेशन हो गया। ठीक है, फिर आपने टेम्परेचर को 55 टू 65 डिग्री सेल्सियस रखा, यहाँ पर जो प्राइमर लगा हुआ था ये आकर के क्या करेगा, डायरेक्शन के लिए लगा हुआ था। ठीक है, ये हो जाएगा। देन 72 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे, टैक पॉलीमरेज क्या काम करेगा, चेन को इलोंगेट करने का काम करता है। अब ये होता है 3 बार में हमने टेम्परेचर को क्या किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है, रेगुलेट किया हुआ है। ठीक है, एक साइकिल पूरा हो गया। ठीक है, 3 बार में 3 स्टेप में एक साइकिल पूरा हो गया। तो एक साइकिल में एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए, 2 डीएनए बन गए हुए हैं। इसी तरीके से 2 साइकिल करेंगे, अब 2 डीएनए थे 4 डीएनए बन जाएगा। इसी तरीके से तीसरा साइकिल करेंगे, 4 डीएनए से 8 डीएनए बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार में 2n टाइम्स क्या होता है, आपका डीएनए बनता है। 1 से 2 बन रहा है, तो जितनी बार आप साइकिल रिपीट करेंगे, n क्या है, नंबर ऑफ साइकिल है, जितनी बार आप साइकिल रिपीट करेंगे उतना आपका क्या बनता जाएगा, डीएनए बनते जाएंगे। आप नंबर बिलियंस ऑफ डीएनए बना सकते हैं इस मेथड को यूज करते हुए, इसकी मशीन भी आती है। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे मान लो कि 30 साइकिल यहाँ पर है, 30 साइकिल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 2 यहाँ पर क्या करिए, n की जगह पे क्या रख दीजिए, 30 रख दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उतना आपका डीएनए बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं, आपका स्टेप देखते हैं क्या क्या हुआ है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग किए गए जीन या डीएनए खंड की पीसीआर विधि द्वारा, पीसीआर क्या है बच्चों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बड़े कम समय में अनेक प्रतिलिपियां तैयार कर सकते हैं। पीसीआर का अर्थ होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां कोशिका के बाहर इन विट्रो, हम शरीर मतलब बॉडी के अंदर नेचुरल रूप से रेप्लिकेशन, बेसिकली ये पीसीआर क्या है बच्चों, रेप्लिकेशन ही तो हो रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन ही तो हो रहा है ना, लेकिन ये हमारी बॉडी में नहीं हो रहा है, इसको हम मशीन की हेल्प से करा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, हमने नाम इसका दिया हुआ है। सो इस विधि को सबसे पहले 1985 में कैरीमुलिस, नाम याद रखिएगा, कैरीमुलिस ने इसका इस्तेमाल किया हुआ था, एंड इसके लिए उन्हें 1993 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक है, इसके लिए ताप स्थिर थर्मोस्टेबल एंजाइम टैक पॉलीमरेज एक्सोन्यूक्लियस की जरूरत होती है। इसको थर्मस एक्वेटिकस नामक जीवाणु से प्राप्त किया गया था। ये जीवाणु गर्म झरनों एवं हाइड्रोथर्मल वेट्स में रहते हैं, अतः इनको पॉलीमरेज एंजाइम उच्च ताप पर भी क्रियाशील रखती है, मतलब ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। वास्तव में टैक पॉलीमरेज एंजाइम की उच्चतम क्रिया दर 75 टू 80 डिग्री सेल्सियस के बीच में पाई जाती है, जिस पर लगभग 150 न्यूक्लियोटाइड्स प्रति सेकंड तक जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं हम, ये डायग्राम हो गया है। ठीक है, आइए स्टेप्स पर। प्रथम पद में क्या किया जा रहा है, निष्क्रियण या डीनेचुरेशन। ठीक है, क्या हो रहा है बच्चों, डीनेचुरेशन हो रहा है, निष्क्रियण, ठीक है ना, या चेन अलग हो रहा है। सो इसमें 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड से बने संश्लेषित प्राइमर को बड़ी मात्रा में पीसीआर मशीन में डालते हैं और उसमें उस जीन को डालते हैं। अपना वो डीएनए फ्रैगमेंट डालेंगे जिसका एम्प्लीफिकेशन आपको करना है। आपने क्या करा था, इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो डीएनए फ्रैगमेंट अलग किया था उसको डाल दिया। अब इस मिश्रण को 98 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, जिससे जीन या डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों, डीनेचुरेशन कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, अनीलिंग हो रहा है। उपक्रामक या प्राइमर की अनीलिंग हो रहा है। प्राइमर क्या करेगा, डीएनए से आकर के जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ेगा। तो उपर्युक्त मिश्रण को 60 डिग्री सेल्सियस या एवरेज 65 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं। सामान्यतः ठंडा करने पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पुनः क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और परंतु माध्यम में प्राइमर्स की अधिक मात्रा उपस्थित होने के कारण डीएनए के कुछ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स
कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर के साथ में क्या हो जाते हैं, युग्म कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड अनिलिंग। थर्ड वाला क्या हो गया, एक्सटेंशन या एक्सटेंशन हो गया है ना, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, वही पॉलीमरेज क्या करेगा, आपके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सेगमेंट्स को जोड़ना शुरू कर देगा। उपर्युक्त घोल में ताप स्थिर टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम तथा चारों प्रकार के आपके ये TGCA यही है ना, ठीक है बच्चों। ये आपने क्या कर दिया, न्यूक्लियोटाइड्स आपने डाल दिए हुए हैं, ट्राइफॉस्फेट अणुओं को मिलाते हैं। जीनोमिक डीएनए, क्योंकि ये आपकी बॉडी में होगा तो नेचुरली होगा, यहाँ तो आपको सब कुछ देना पड़ेगा ना, तभी तो ये जुड़ेंगे, ठीक है। जीनोमिक डीएनए दोनों स्ट्रैंडों को टेम्पलेट के समान उपयोग में ला करके डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, चेन को इलोंगेट करना शुरू कर देगा। दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन, ठीक है ना बच्चों। क्या कहा जाता है इसको, एक्सटेंशन कहा जा रहा है। फिर से एक बार रिपीट कर लो, क्या किया गया, लिख लोगे खुद से ही। 98 डिग्री सेल्सियस पर हमने क्या करा, स्ट्रैंड्स को अलग कर लिया हुआ है। इसको क्या कहा जाता है, डीनेचुरेशन कहा जाता है, निष्क्रियण कहा जाता है, ठीक है। आने वाले बच्चों के लिए ये हेल्प करेगा, डीनेचुरेशन कहा जाता है। 55 to 65 डिग्री सेल्सियस तक हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये जो सेगमेंट्स अलग हुए थे इन पर क्या हो जाएगा, प्राइमर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, प्राइमर लग जाएगा, ठीक है। ये क्या है बच्चों, अनीलिंग है, उपक्रामक कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, उपक्रामक। उसके बाद क्या हो रहा है, आपने क्या डाला हुआ है, चारों न्यूक्लियोटाइड्स आपने डाल दिए हुए हैं, ठीक है। फॉस्फेट मूलक आपने ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, इस चेन को इलोंगेट करेगा। टैग पॉलीमरेज डाल दिया हुआ है आपने, साथ ही डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स आपने डाल दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, चेन को इलोंगेट करेगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घीकरण, बड़ा अच्छा नाम याद आ गया, दीर्घीकरण, ठीक है। ये हो गया, 3 स्टेप में पीसीआर हो रहा है। अब ढेर सारा हमने डीएनए का सेगमेंट तो निकाल दिया, हमको मिल तो गया। चलिए, पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। पहले स्टेप में हमने क्या करा था भैया, पहले स्टेप में हमने किया हुआ था कि हम अपने डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को अलग कर ले रहे हैं, ठीक है। अलग करने का स्टेप आपने समझ लिया। सबसे पहले आइसोलेट कर लिया सेल में से, उसके बाद इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर रखा डिजायर्ड फ्रैगमेंट को आइडेंटिफाई करने में। देन उसका पीसीआर कर लिया, ढेर सारा डीएनए फ्रैगमेंट हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में वेक्टर से ही तो ऐड करते थे, अगले स्टेप में वेक्टर से ऐड ही तो करना होता था ना, ठीक है। तो वेक्टर को भी कट करना पड़ेगा, लेकिन वेक्टर को, कौन से वेक्टर को चूज करेंगे भाई, ये भी तो होता है। कौन से वेक्टर को चूज करेंगे ये भी तो फाइंड आउट करना है ना हमको, हाँ। तो ये भी फाइंड आउट करते हैं। चलिए, सो वाहक डीएनए का चयन, ठीक है। क्या है बच्चों, वाहक डीएनए का चयन, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, आसानी से क्या हो सके, रेप्लिकेशन कर सके, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के इस चरण में वांछित जीन को अन्य जीन के डीएनए अणु से जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही बनाना होता है, कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो इस किस अणु में वांछित जीन को जोड़ा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, क्या कहते हैं, वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। होस्ट सेल तक ले जाने वाला कौन होता है, वाहक होता है। ये वाहक कौन है, आपका वेक्टर होता है, ठीक है। इंसर्शन कराएंगे, देन पुनर्योगज डीएनए तकनीक के इस चरण में वांछित जीन को वाहक डीएनए अणु से जोड़कर आरडीएनए अणु का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले डीएनए अणु को एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से, ये सब आप पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें आप जानते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया, ठीक है। ये देखो आप, एक सेकेंड कुछ, तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वेक्टर के पास कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तभी तो आप क्या करोगे, उसी वेक्टर को चूज करोगे ना। हमारे वेक्टर्स, कल मैंने बताया था कि कई सारे हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, जिनमें हमारे पास क्या होता है बच्चों, प्लाज्मिड होता है, नाम लिख लिया करो, क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, कॉस्मिड होता है, प्लाज्मिड होता है, ये सब आपके क्या हैं, वेक्टर्स हैं। यानी ये सब कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके क्या होते हैं, ये आपका बैक्टीरियोफाज होता है, और इसमें क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, ठीक है ना। इसमें कॉस साइड ऑफ लेम्डा फाज होता है, ये प्लाज्मिड है आपका। और क्या होता है, बैक होता है, फुल फॉर्म तुम लोग बताओ, यैक होता है,
ठीक है। इसमें इसके अलावा शटल वेक्टर होता है आपका, शटल शटल वेक्टर होता है। और हमने कल डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे भी वेक्टर होते हैं बच्चों जिनमें क्या होता है ना, दरअसल जिनमें कुछ अनवांटेड जीन सेगमेंट्स होते हैं, तो साइंटिस्ट उन अनवांटेड जीन सेगमेंट को हटा देते हैं और क्या बना लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बना लेते हैं, अगर कायदे से इनका नाम लिया जाए तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर हमने बना लिया हुआ है, आप कह सकते हो कि मॉडिफाइड वेक्टर हमने बना लिया हुआ है। जैसे कि एक वेक्टर है आपका PBR 322, ठीक है ना, PBR 322, इसी तरह से PUC है आपका, ठीक है, PUC 8 है आपका। अब इसमें जो PBR 322 है, पहले इसको समझ लो, PBR 322 ये P है बच्चों, प्लाज्मिड इसका नाम है, P से क्या है, प्लाज्मिड, और BR जो है जिस साइंटिस्ट ने इसको खोजा था, मतलब जहां पे ये बना हुआ है, जिन्होंने ये बनाया उनके नाम पर रखा गया हुआ है। तो ये इनका नाम था बोलीवर रॉड्रिगेज, बोलीवर रॉड्रिगेज ने इसको बनाया हुआ था, इसी वजह से इनके नाम पर इस प्लाज्मिड का नाम पड़ गया हुआ है PBR 322। ये भी है आपका क्या, ये प्लाज्मिड है आपका, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बना हुआ था, तो ये भी आपका ये क्या है, वेक्टर ही है, प्लाज्मिड ही है, वेक्टर ही है। तो इन आपके मॉडिफाइड वेक्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ वेक्टर। वेक्टर क्या होते हैं, वाहक होते हैं, जो कि क्या करेंगे, होस्ट सेल तक आपके रिकॉम्बिनेंट DNA को लेके जाएंगे। चलो अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो हमारा वाहक है उसमें। सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए बच्चों, सबसे पहले उसके पास क्या होना चाहिए, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। आपने पढ़ा हुआ था रेप्लिकेशन में कि DNA के पास में क्या होता है, इस तरह से एक फॉग बना हुआ था, ठीक है, यहाँ से क्या होता था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा वो किधर से होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इस तरह से आपने बनाया हुआ था, ठीक है। क्या होता था, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आप ऐसे स्टार्ट करते थे, यही करते थे आप। तो उस DNA के पास, यानी ये जो प्लाज्मिड है ये भी तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DNA ही है, इसके पास क्या होना चाहिए, कुछ सेक्शन ऑफ क्या होना चाहिए, ORI होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, जहां से क्या हो सके, रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सके, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा इनके पास बच्चों कुछ सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कुछ सिलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए। ये सिलेक्टेबल मार्कर आपके किस में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी rDNA जो है वो होस्ट सेल में गया है कि नहीं गया हुआ है, ये इनकी हेल्प से पता चलता है, ठीक है बच्चों। संवाहक कोशिका से इनको आसानी से क्या किया जा सके, बाहर निकाला जा सके, ये भी इनकी प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है। एक सफल संवाहक में प्रतिबंधन एंजाइम की क्रिया के कई साइट्स होने चाहिए, जो मतलब कई सारे आपके क्या होने चाहिए, ढेर सारे साइट्स होने चाहिए, जहां पर आपके कई सारे, एक से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के जुड़ सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस एक ही और बस वहीं पर जुड़ेगा और कहीं नहीं जुड़ेगा, तो ऐसा वेक्टर हमको खोजना है जहां पर आपके कई सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या हो सके, जुड़ सके, ठीक है। ये कुछ इनकी क्या होती है बच्चों, प्रॉपर्टी में सेल्फ रेप्लिकेशन का गुण भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी इनकी क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। अब चलो मैं पढ़ रही हूँ इसको। प्लाज्मिड का वह स्थल जहां प्रतिकृतिकरण यानी रेप्लिकेशन शुरू होता है उसे प्रतिकृतिकरण की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहा जाता है, ठीक है। प्लाज्मिड में ऐसे क्रम प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं, विजातीय DNA, फॉरेन DNA को ORI के साथ में जोड़ने पर प्लाज्मिड के साथ में क्या कर सकता है, ताकि रेप्लिकेशन हो सके। भैया अल्टीमेटली हमें यही तो करना है ना, मल्टीप्लिकेशन ही तो कराना है। ये है मेरा फॉरेन सेगमेंट, ये है मेरा फॉरेन, इस फॉरेन सेगमेंट को मुझे जोड़ना है ORI के सेगमेंट पर, ताकि इसका ढेर सारी इसकी कॉपी बन सके, यही तो कराना है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होना चाहिए, वेक्टर के पास में ORI होना चाहिए। यह अनुक्रम जोड़े गए DNA की कॉपी नंबर के नियंत्रण के लिए भी क्या होता है, उत्तरदायी होता है। क्लोनिंग के लिए ऐसे वाहक का चयन करना चाहिए जिसकी ORI अधिक प्रतिलिपि संख्या बना सके, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ढेर सारे क्लोन्स बना सके, ढेर सारा रेप्लिकेशन कर सके, ठीक है ना। प्लाज्मिड में कुछ अनावश्यक जीन भी मौजूद होते हैं और इसके लिए क्या किया गया था, कुछ
अनवांटेड जीन्स को अलग कर लिया गया एंड क्या किया गया, मॉडिफाइड वेक्टर्स को भी बनाया गया, जैसे PBR 322, PUC 8, ऐसे कई सारे होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ गुण होने चाहिए, ये आपने देख चुका हुआ है। सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए इनके पास में, क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेशन का गुण होना चाहिए इनके पास में, इनको आसानी से सेपरेट कर लिया जा सके, ये होना चाहिए इनके पास में। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज हमने देखा कि किस तरह से कुछ अनवांटेड जीन को हटा करके हम मॉडिफाइड वेक्टर भी बना सकते हैं। इन वेक्टर के पास कुछ सिलेक्टेबल मार्कर भी होते हैं। ये सिलेक्टेबल मार्कर का यूज़ क्या होता है हम कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास इतनी ही है, कल देखेंगे इसको, ठीक है। और पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दिया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।